हाय गाइस, मैं सिर्फ डॉक्टर गोविंद गुप्ता। गाइस, आज का जो वीडियो है वो एसी इनहिबिटर से बनने वाला है। और फर्स्ट पार्ट में जो है आपको मैंने हाइपरटेंसिव हाइपरटेंसिव का इंट्रोडक्शन और ईटियोलॉजी एंड मैकेनिज्म फॉर कंट्रोलिंग ब्लड प्रेशर उस पर मैंने बनाया था। और सेकंड पार्ट में जो है बीटा ब्लॉकर्स पे बनाया था। और रास मैकेनिज्म जो है मैं आपको अलग से मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, डिस्कस कर चुका हूँ, उसको मैं डिस्कस कर चुका हूँ। और आज का जो वीडियो है वो इसी इनहिबिटर्स पर है। तो गैस, इसको स्टार्ट करते हैं बिना वक्त गंवाए। इसी इनहिबिटर्स में क्या होता है गैस कि जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो होते हैं वो एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 कन्वर्ट करने को ब्लॉक कर देते हैं। तो जो इसके अंतर्गत जो ड्रग्स आते हैं वो कैप्टोप्रिल होते हैं, एनालाप्रिल होते हैं और लिस्नोप्रिल होते हैं। मीन्स जितने प्रिल होते हैं वो एसी इनहिबिटर्स में आएंगे। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात किया जाए तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, पहले इसका मैकेनिज्म समझ लेते हैं। जब गाइस रेनिन जब रिलीज होता है जुक्स्टाग्लूमेरुलर एप्टरस से, तो वो रेनिन जो है सर्कुलेशन में जब आता है वेनस फ्लो के थ्रू, तो वो रेनिन जो है एंजियोटेंसिनोजेन से बाइंड करके एंजियोटेंसिन 1 फॉर्मेशन होता है। और वो एंजियोटेंसिन 1 से वो लंग्स में जाता है पल्मोनरी सर्कुलेशन के थ्रू। और वो पल्मोनरी सर्कुलेशन के थ्रू जाकर वो एंडोथेलियल वस्कुलर के थ्रू वो एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये एंजियोटेंसिन 2 जो होता है वो पावरफुल वैसोकंस्ट्रिक्टर होते हैं जो कि वेरियस रिसेप्टर उस पर बॉडी पर होते हैं जो कि फंक्शन वर्क करते हैं अलग अलग जगह पे। तो उसमें जो है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम का पहला वर्क ये होता है कि जो है कन्वर्ट करना एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 में। और दूसरा फंक्शन ये होता है कि वो ब्रेडिकैनिन को जो है वो ब्रेक डाउन करना। अब ब्रेडिकैनिन है क्या? ब्रेडिकैनिन जो है वो एक तरह का एंजाइम होता है जो कि नाइट्रिक ऑक्साइड और पोस्टासाइक्लिन जो है वो प्रोडक्शन करता है। एक तरह का प्रोटीन है जो पोस्टासाइक्लिन और नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। और जब ये प्रोड्यूस करता है तो उससे क्या होता है कि वैसोडायलेटर होता है। वैसोडायलेटर मीन्स वेसल्स को डायलेट कर देता है, ब्लड फ्लो डिक्रीज कर देता है। तो ये काम करता है ब्रेडिकैनिन। तो इसको ब्रेडिकैनिन ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो होता है उसको ब्रेक डाउन कर देता है। पहली चीज़ें ये काम करता है। और दूसरी चीज़ें ये पेरिफेरल वस्कुलर रेसिस्टेंस पे ये डिक्रीज कर देते हैं। गाइस, ये एसी इनहिबिटर ज़्यादा वर्क करते हैं, पेरिफेरल पे ही वर्क करते हैं, बिना कार्डिक आउटपुट इंक्रीज किए हुए और हार्ट रेट और कॉन्टिलिटी को इंक्रीज किए हुए। और तीसरा जो है ये रिड्यूस प्रीलोड और आफ्टर लोड को हार्ट में वो रिड्यूस करते हैं। कैसे? प्रीलोड मीन्स ये होता है कि वेनस फ्लो जब जाता है हार्ट में, राइट हार्ट में जब जाता है तो इसका जब ये वेसल्स को डायलेट कर देगा तो जो लोड जो होगा राइट हार्ट पर वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है। अब ये राइट हार्ट जो ब्लड जो आ जाएगा राइट हार्ट में तो वो लंग्स में जाएगा। अब वो लंग्स में जाकर लंग्स से फिर जो है पल्मोनरी सर्कुलेशन के थ्रू जो आकर वो लेफ्ट हार्ट में आ जाएगा। अब लेफ्ट हार्ट क्या करेगा कि कॉन्टैक्ट करेगा, रिलैक्स करेगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा वो आफ्टर लोड करेगा, जिससे क्या होगा पूरे का पूरे जो है हार्ट में वो वर्कलोड डिक्रीज हो जाएगा। तो ये वर्क होता है प्रीलोड आफ्टर लोड जो है वो रिड्यूस कर देता है एसी इनहिबिटर्स। तो ये गाइस, ये 3 वर्क होते हैं, ये 3 फंक्शन होते हैं। अच्छा, इसको अच्छे तरीके से समझते हैं। एंजियोटेंसिनोजेन जो होता है वो लीवर जब ये रिलीज करता है तो रेनिन बाइंड करके एंजियोटेंसिन 1 कन्वर्ट हो जाता है। अब ये एंजियोटेंसिन 1 जब कन्वर्ट हो जाता है तो ये पल्मोनरी सर्कुलेशन में जब जाता है तो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो होते हैं वो लंग्स के एंडोथेलियल सेल में पाए जाते हैं जो कि ये कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 में। और दूसरा काम होता है ये ब्रेडिकैनिन को ब्रेक डाउन करता है। अब ये एंजियोटेंसिन 2 जो है पावरफुल वैसोकंस्ट्रिक्ट होते हैं। पहला वर्क जो है डिक्रीज सिंपैथिक नर्वस सिस्टम को पर वर्क करते हैं। और सिंपैथिक नर्वस सिस्टम कैसे वर्क करते हैं? ये सिस्टमिक होता है जो कि हार्ट में पाए जाते हैं बैरो रिसेप्टर्स। अब ये बैरो रिसेप्टर्स कहाँ कहाँ होते हैं? हार्ट के जो है कैरोटिड साइनस और एरोटिक आर्च में पाए जाते हैं जो कि इम्पल्स जनरेट, बीपी जैसे डाउन रहेगा तैसे ये बैरो रिसेप्टर्स क्या करेंगे? इम्पल्स जनरेट कर वो कार्डियोवास्कुलर सेंटर के पास सेंड करेंगे। किसके थ्रू? वेगस नर्व के और गैसोफेरिंजियल नर्व के थ्रू। कार्डियोवास्कुलर सेंटर के पास पहुंचने के बाद सिंपैथिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करके वो जुक्स्टाग्लूमेरुलर एप्टरस के पास जाएंगे
और वहाँ से क्या होगा कि इपिनेफ्रिन रिलीज होगा, जिससे वो बीटा 1 एडिनो रिसेप्टर से बाइंड करके रिनिन को रिलीज करेंगे एफरेंट आर्टियोल में। तब ये पूरे सिस्टम जो है वो डिक्रीज कर देगा पूरे सिंपैथिक नर्वस सिस्टम को ही। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो इसके रिसेप्टर एंजियोटेंसिन 2 का जो रिसेप्टर्स होते हैं हार्ट के बैरो रिसेप्टर्स, उसको इनहिबिट कर देगा, जैसे सिंपैथिक नर्वस सिस्टम जो है फ्लो नहीं हो पाएगा, जिससे रिनिन रिलीज नहीं हो पाएगा। ठीक है, पहला फंक्शन हो गया इसका। दूसरा फंक्शन ये होता है कि ये वैसोडायलेटर काम करते हैं स्मूथ मसल्स पे, वो भी कहाँ पर, ये गाइस पेरिफेरल में वर्क करते हैं, ये याद रखिएगा, पेरिफेरल में वैसोडायलेटर का काम करते हैं एंजियोटेंसिन 2। तीसरा चीज़ ये है कि ये इंक्रीज रिटेंशन ऑफ सोडियम साल्ट। अब इसमें क्या होता है कि एल्डोस्टेरोन जो होते हैं जो एड्रेनल कॉर्टेक्स से रिलीज होते हैं, अब ये एल्डोस्टेरोन जो है प्रिंसिपल सेल पर जाएंगे, कहाँ पर, प्रिंसिपल सेल्स जो होते हैं ये कलेक्टिन ट्यूब्यूल्स और कलेक्टिन ट्यूब्यूल्स पर होते हैं। अब वहाँ पर जाते ही क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर समझा देता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखिए एल्डोस्टेरोन आया एड्रेनल कॉर्टेक्स से, उससे आने से पहले क्या था, एल्डोस्टेरोन क्या था, इनएक्टिव था। आते ही क्या करे, हार्मोनल डोमेन से बाइंड करके डीएनए डोमेन जो है एक्टिवेट हो गया। अब ये डीएनए डोमेन एक्टिवेट होकर क्या करेगा, ये जीन डीएनए में जीन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करेगा, जैसे एमआरएनए फॉर्मेशन होगा, जिससे क्या होगा, प्रोटीन इंड्यूस हो जाएगा, प्रोटीन जो है फॉर्मेशन हो जाएगा। अब ये प्रोटीन एल्डोस्टेरोन इंड्यूस प्रोटीन जो होंगे वैसोलेटरल पे काम करेंगे। वैसोलेटर पे क्या काम करेंगे कि ये सोडियम पोटेशियम एटीपेज जो होते हैं ट्रांसपोर्ट चैनल, इसको एक्टिवेट रहेगा तो सुपर एक्टिवेट कर देगा, और एक्टिव नहीं रहेगा तो इनएक्टिव रहेगा तो एक्टिव कर देगा। ये वैसोलेटरल काम होता है। फिर उसके बाद यही प्रोटीन जो होते हैं ये लुमिनन पे ही काम करते हैं, ज़्यादा ज़्यादा जो है सोडियम चैनल पर वर्क करेंगे और सोडियम को ज़्यादा ज़्यादा रीऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, अब ये ज़्यादा सोडियम रीऑब्जर्व होगा तो यहाँ पर सोडियम का कंसंट्रेशन ज़्यादा बन जाएगा, तो यहाँ पर सोडियम क्या करेगा, पुश करेगा, ये प्रोटीन जो है पुश करेगा, सुपर एक्टिवेट हुआ रहेगा जो चैनल, उसको पुश करेगा और वो ब्लड में सोडियम चला जाएगा, और जिससे ब्लड से जो है पोटासियम चला आएगा, सोडियम जाएगा पोटासियम आएगा। अब एक समय ऐसा आ जाएगा कि पोटासियम ज़्यादा हो जाएगा, कंसंट्रेशन ज़्यादा बन जाएगा, तो पोटासियम चैनल के थ्रू ये लुमेन में पोटासियम आ जाएगा, लीकी होने लगेगा, मीन्स स्पेयरिंग होने लगेगा। ठीक है, तो गाइस ये एल्डोस्टेरोन का था। तो मान लीजिए जब ये ब्लॉक जब कर दिया जाएगा, जब ये सोडियम चैनल को ब्लॉक कर दिया जाएगा तो सोडियम इन हो नहीं पाएगा, अंदर आ नहीं पाएगा, जब अंदर आ नहीं पाएगा तो सोडियम जा नहीं पाएगा, पोटासियम आ नहीं पाएगा। मतलब ये कह सकते हैं कि पोटासियम का जब आ नहीं पाएगा ब्लड से, तो पोटासियम जब आ नहीं पाएगा तो यहाँ पोटासियम ऑलरेडी यहाँ पर रहेगा, तो यहाँ पर पोटासियम जो है इंक्रीज रहेगा, मीन्स हाइपर कैलेमिया। यहाँ पर पोटासियम जो है ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर रहेगा, क्योंकि ब्लड से सेल के अंदर नहीं आ पा रहा है, तो यहाँ पर पोटासियम का जो है लेवल बढ़ जाएगा, पोटासियम, जिससे हाइपर कैलेमिया का फॉर्मेशन होने लगेगा। और ये तो ये गाइस ये होता है। ठीक है, और जिससे जब ये डिक्रीज जब हो जाएगा तो बीपी ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा। तो गाइस इसका थेरेप्यूटिक यूज़ का बात करते हैं। थेरेप्यूटिक यूज़ में क्या होता है गाइस, ये फर्स्ट लाइन ड्रग्स यूज़ किया जाता है हाइपरटेंशन में। हाइपरटेंशन के साथ किसे कौन से डीज होते हैं तब इसको इस्तेमाल किया जाता है। हाइपरटेंशन के साथ डायबिटीज़ रहे तब ये ड्रग फर्स्ट लाइन यूज़ किया जाता है। डायबिटीज़ में क्या होता है कि यूरिन में जो होता है एल्बुमिन ज़्यादा बढ़ जाता है, जो कि एल्बुमिन वो डिक्रीज कर देता है ये ड्रग्स लेने पर। ये क्रोनिक किडनी डिजीज़ पे यूज़ किया जाता है। क्रोनिक किडनी डिजीज़ में क्या होता है कि एफरेंट आर्टियोल पे जो होते हैं इसको डायलेट कर देता है। ये ड्रग्स जो हैं डायलेट कर देते हैं, जिससे इंट्राग्लोमुलर फिल्ट्रेशन जो होते हैं, इंट्राग्लोमुलर प्रेशर जो होते हैं यहाँ पर डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, जब प्रेशर यहाँ डिक्रीज होगा तो ज़्यादा जो है यहाँ पर जो है क्रोनिक किडनी फॉर्मेशन नहीं होगा। ये फर्स्ट स्टैंडर्ड ड्रग्स माना जाता है मायोकार्डियल इन्फेक्शन में, जो कि सिस्टोलिक डिस्फंक्शन हुए रहते हैं। ठीक है, और ये जो गाइस ये ड्रग्स जो होते हैं ये लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी में बहुत ज़्यादा ये मीन्स यूज़ किया जाता है, ताकि ये लंबे समय तक ये ड्रग्स यूज़ किया जाता है हाइपरटेंशन में। और जब लंबे समय तक यूज़ किया जाता है तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी जो होता है इसको रिस्क जो है घटा देता है, वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होने नहीं देता है ये ड्रग्स। ठीक है, और रिस्क ऑफ कार्डियो CAD नहीं होने लगता है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज नहीं होने देता है। ठीक है, तो गाइस ये काम करते हैं ये ड्रग्स। एडवर्स इफेक्ट की बात किया जाए तो ये जो है ड्राई कफ करते हैं। ड्राई कफ मीन्स क्योंकि ये लंग से संबंधित है, पल्मोनरी सर्कुलेशन से संबंधित है, इसीलिए ड्राई कफ ये ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा मोस्ट एडवर्स इफेक्ट जो है ड्राई कफ होता है।
हाइपरकैलेमिया मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, क्योंकि हाइपरकैलेमिया इसलिए ब्लड में जो है पोटासियम का लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि अल्डोस्टेरोन जो है इसमें सिक्रेशन नहीं होता है और अल्डोस्टेरोन पहुंच नहीं पाता है प्रिंसिपल सेल पर, जिससे है रीअब्जॉर्ब नहीं होता है सोडियम साल्ट और पोटासियम का लेवल ब्लड में बढ़ जाता है। इंक्रीज सोडियम सीरम क्रिएटिनिन, इसमें क्या होता है कि 30% तक जो है क्रिएटिनिन बढ़ जाने पर भी इसमें फंक्शन करता है, तो इससे कोई उतना ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट नहीं है, फिर भी 10% है। ये गाइस ये एसी इन्हिबिटर्स जो होते हैं वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है प्रेगनेंसी में, इसलिए ये ड्रग्स बिल्कुल नहीं दिया जाता है। अब गाइस अब एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर की बात करते हैं। एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर जो होते हैं वो लोसर्टन होते हैं, आइबिसर्टन होते हैं, वालसर्टन होते हैं, टालमिसर्टन होते हैं और कंडिसर्टन, मीन्स जो भी सर्टन होते हैं वो ARB के अंतर्गत आएंगे। इसका मैकेनिज्म को एक्शन बात किया जाए तो ये एंजियोटेंसिन 1 रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं। गाइस एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर और एसी इन्हिबिटर में अंतर क्या है? अंतर ये है कि ये रिसेप्टर पे वर्क करते हैं और वो एंजाइम की तरफ पे बाइंड करते हैं, तो ये रिसेप्टर पे वर्क करता है और वो एंजाइम को ब्लॉक करता है। ये ब्रैडिकनिन को इंक्रीज नहीं करता, वो ब्रैडिकनिन को ब्रेक डाउन करता है, ठीक है, ब्रेक डाउन करता है। ये मीन्स ना बढ़ा ये प्लस करता है ना डिक्रीज करता है, ये ब्रैडिकनिन को इंक्रीज नहीं करता है, मीन्स एक लेवल नॉर्मल रहता है, ठीक है इसमें। और जब एसी इन्हिबिटर जब टॉलरेट नहीं हो पाता है, नहीं दिया जा सकता है, तो इसको ARB दिया जाता है। और उसमें जो है एसी इन्हिबिटर में कफिंग ज़्यादा हो जाता है, कफ और एंजियोडेमा ज़्यादा साइड इफेक्ट शो करते हैं, इसमें बहुत कम शो करते हैं, इसलिए ज़्यादा इसको यूज़ किया जाता है गाइज, ठीक है गाइज। तो ये था। और बाकी जो है एडवर्स इफेक्ट थेरेप्यूटिक यूज, तो बाकी सब इसमें एंजियोटेंसिन ARB और ACE दोनों सेम है, इसमें कोई डिस्कस करने वाली बात नहीं है। और उसके बाद जो रिनिन जो इन्हिबिटर्स होते हैं, अल्किसर्टन होते हैं, उसमें जो है गाइस, उसमें जो है रिनिन ही इन्हिबिट हो जाता है, तो इसमें जब रिनिन जब इन्हिबिट हो जाएगा तो एंजियोटेंसिन 1 फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। जो एंजियोटेंसिन 1 नहीं फॉर्मेशन हो पाएगा तो एंजियोटेंसिन 2 भी नहीं हो पाएगा। जो एंजियोटेंसिन 2 नहीं हो पाएगा तो जो सारा सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो गाइस ये सब था। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। गाइस अभी तक आप हमारे वीडियो को, अभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह का मैं वीडियो हमेशा अपलोड करते रहता हूँ गाइस। थैंक यू।